उष्मागतिकी के प्रक्रम, थर्मोडायनामिक प्रोसेस की हम यहाँ पर बात करते हैं कि उष्मागतिकी में जो प्रोसेस चलेंगे, प्रक्रम चलेंगे, वो किस प्रकार से यहाँ पर चल सकते हैं। नंबर 1 पर आते हैं। नंबर 1 पर आपके पास में समतापीय आइसोथर्मल। बच्चों सम मतलब समान ताप, अर्थात हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास में जो प्रक्रम चलेगा उसमें पूरे प्रोसेस में, पूरे प्रक्रम में तापमान क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमें सही मिलना चाहिए। तापमान यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सही मिलेगा, अर्थात तापमान में कोई चेंज नहीं आएगा, अर्थात डेल्टा ई का मान क्या होगा बच्चों, यहाँ पर सॉरी डेल्टा टी का मान क्या होगा, 0 हमें प्राप्त होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार के प्रोसेस में डेल्टा टी का मान क्या मिलता है, हमें 0 यहाँ पर प्राप्त होता है। ऊष्मा का आदान प्रदान, ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, लेकिन तापमान क्या रहेगा बच्चों, वहाँ पर तापमान वहाँ पर हमें नियत ही रखना है। डेल्टा टी का मान कितना रहेगा, 0 रहेगा, यानी तापमान में कोई चेंज हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तापमान में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों किस प्रकार का होगा ये समतापीय प्रक्रम होगा। क्या हमने बोला ही है, समतापीय प्रोसेस है कि यहाँ पर तापमान क्या होता है, यहाँ पर परिवर्तित नहीं होता है। निकाय का तापमान हमेशा सेम बना रहेगा। क्या, हाँ भाई निकाय का तापमान हमेशा सेम बना रहेगा, तापमान में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो निकाय का तापमान में क्या होगा, हमेशा यहाँ पर हमें सेम ही दिखाई देता है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, भाई 0 होगा। ठीक है भाई, यहाँ पर तापमान में जब आपने कोई चेंज नहीं किया तो ऊर्जा के मान में कोई वृद्धि हो ही नहीं रही है, अर्थात यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो यहाँ पर हमें 0 दिखाई देगा। अर्थात ध्यान रखेंगे इस प्रकार के प्रोसेस में डेल्टा ई बराबर कितना होता है, 0 हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। राइट, आगे चलें तो इस प्रकार से हम देखते हैं समतापीय प्रक्रम में ये प्रोसेस हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर आता है प्रोसेस कौन सा, समदाबीय प्रक्रम, आइसोबेरिक। बच्चों बेरिक का मतलब क्या होगा, दाब। ठीक है, तो यहाँ पर दाब क्या होगा, दाब में परिवर्तन यहाँ पर हमें 0 रखना है। ठीक है, दाब में कोई चेंज नहीं करेंगे, फाइनल और अंतिम दाब सेम बना होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि डेल्टा पी का मान यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, दाब में कोई भी परिवर्तन हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। आयतन और ताप में चेंज हो सकता है क्या, हाँ भाई वॉल्यूम बढ़ सकता है, ताप भी बढ़ सकता है, घट सकता है। ठीक है, तो आयतन और ताप में यहाँ पर चेंज हमें दिखाई दे सकता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम कि वॉल्यूम में व ताप में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों, यहाँ पर परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। राइट, आगे चलें बच्चों, यहाँ पर हमने नोट किया दाब में और क्या होगा, ताप में यहाँ पर परिवर्तन हमें मिलेगा। अब यदि ताप में और आप यहाँ पर आयतन में क्या करें बच्चों, परिवर्तन कर रहे हैं, तो बताइए किया गया कार्य यहाँ पर कितना मिलेगा। भाई किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य हम निकालते हैं P डेल्टा V से निकालते हैं। जब बच्चों P डेल्टा V से निकालेंगे तो डेल्टा V कितना है यहाँ पर, डेल्टा V यहाँ पर मिलेगा मुझे 0 और 2 W बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमें 0 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, हम कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं अभी, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर बच्चों कौन सा, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं समदाबीय। तो क्या समदाबी में डेल्टा V का मान 0 होता है, नहीं, हमने बोला है कि यहाँ पर तापमान में चेंज होगा, डेल्टा V के मान में परिवर्तन होगा। डेल्टा V कैसे 0 हो सकता है, 0 यहाँ पर होगा ही नहीं। हम यहाँ पर कहेंगे कि डेल्टा V कभी भी 0 यहाँ पर नहीं होगा, और डेल्टा V कभी 0 नहीं होगा तो किया गया कार्य में यहाँ पर कुछ न कुछ यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब आगे सुनिए, यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर आपके पास में दाब में कोई चेंज नहीं आ रहा है। बच्चों दाब में यदि कोई चेंज नहीं आया, दाब यदि हमने चेंज नहीं किया, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं तंत्र जो सिस्टम है वो किस प्रकार का होगा, खुले प्रकार का होगा, ये बंद प्रकार का होगा, खुले प्रकार का होगा, ये बंद प्रकार का होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पर खुले पात्र में होना चाहिए। खुले पात्र में होगा तो दाब में कोई चेंज हमें दिखाई नहीं देगा। राइट, ये अपने पास हो गया समदाबी है। अब आते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट नंबर पर सम आयतनी प्रक्रम। सम आयतनी प्रक्रम, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आयतन यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमें मिलना चाहिए 0, आयतन में कोई चेंज आप यहाँ पर नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक और अंतिम आयतन क्या होगा, यहाँ पर हमें सेम मिलेगा, अतः डेल्टा V का मान हमें यहाँ पर 0 ही प्राप्त होता है, कोई चेंज हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। दाब और ताप में क्या होगा, दाब और ताप में यहाँ पर चेंज हो सकता है क्या, हाँ भाई दाब और ताप में यहाँ पर चेंज हमें मिलेगा। ठीक है, तो हम नोट कर सकते हैं दाब, प्रेशर व ताप में क्या होगा, यहाँ पर चेंजेस हमें दिखाई देगा, चेंजेस हमें यहाँ पर दिखाई देगा। अच्छा जी, कार्य की बात करें, W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है अपने पास में P डेल्टा V, है ना। यदि हम यहाँ पर नोट करें डेल्टा V का मान कितना हो गया, 0 आपने बताया है, तो यहाँ पर 0 को इंटू करोगे तो W बराबर कितना मिलेगा हमें, वो मिलेगा हमें 0 प्राप्त होगा। तो किया गया कार्य यहाँ पर हमें 0 हमेशा प्राप्त होता है, और यहाँ पर जो सिस्टम होगा वो बंद प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है बच्चों, यहाँ पर बंद प्रकार का होता है। तो सम आयतनी में
जो सिस्टम होगा वो हमें यहाँ पर बंद प्रकार का ही प्राप्त होता है। बच्चों नेक्स्ट में बात है रुद्रोष्म प्रक्रम। ठीक है, कौन सा आएगा आपके पास में, कहाँ गए भाई, अभी नहीं आया, अब आ चुका है ना। रुद्रोष्म प्रक्रम, इसको बोलते हैं हम एडियाबेटिक प्रोसेस। तो रुद्रोष्म प्रक्रम का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर इस प्रकार के प्रोसेस में जो ऊष्मा है उसका जो आदान प्रदान है सिस्टम या सराउंडिंग से कभी भी नहीं होगा। तो इस प्रकार के प्रोसेस में ऊष्मा का आदान प्रदान कभी नहीं होता है, अर्थात ऊर्जा का मान मतलब Q का मान कितना मिलता है मुझे, यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। ऊष्मा का आदान प्रदान संभव नहीं है, अतः Q का मान कितना है यहाँ पर 0 में यहाँ पर प्राप्त होता है। निकाय, जो निकाय है वो ताप से परिवर्तित यहाँ पर हो सकती है ना, ताप के द्वारा उसके अंदर हमें चेंजेस यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। ध्यान रखेंगे सिस्टम में क्या होगा बच्चों, पर सिस्टम का ताप परिवर्तित होता रहता है, तो ताप में क्या होगा, यहाँ पर चेंजेस हमें दिखाई देंगे। तो नोट कर सकते हैं ताप में क्या होगा, चेंजेस हमें दिखाई देगा, चेंजेस यहाँ पर होंगे, है ना। तो चेंजेस हमें यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, ये लगा देना यहाँ पर, चेंजेस हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। नेक्स्ट इतना ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ऊष्मा का आदान प्रदान यहाँ पर कभी भी संभव नहीं हो सकता है। या हम एक बात और बोलें कि बच्चों बताइए सराउंडिंग एरिया से तो क्या होगा, सराउंडिंग एरिया से यदि मैं इसको अलग रखूं, किसको, निकाय को, है ना, सराउंडिंग जो एरिया है, बाहर का जो एरिया है, यदि उससे मैं इसको अलग रख देता हूं तो वहाँ पे क्या होगा, पृथक रखने पर के लिए ऊष्मा रोधी पात्र मुझे यहाँ पर लेना होगा। ठीक है, ऐसा पात्र में मुझे रखना होगा जो ऊष्मा रोधी होता है, जैसे फ्लास्क। ठीक है, ऊष्मा का आदान प्रदान कभी भी नहीं करने देता है। तो यहाँ पर थर्मस में रखी हुई, थर्मस फ्लास्क में रखी हुई कॉफी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। वहाँ पर रुद्रोष्म प्रक्रम में दिखाई देता है ऊष्मा का आदान प्रदान वहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि मान हमें 0 ही प्राप्त वहाँ पर होता है। तो जो नेक्स्ट में आता है कौन सा, चक्रीय प्रक्रम। कौन सा आया, चक्रीय, साइक्लिक प्रोसेस आएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस का मीनिंग क्या हुआ, साइक्लिक प्रोसेस का मीनिंग ये हुआ कि इस प्रकार के प्रक्रम में क्या होता है कि जो सिस्टम है वो अपने पुरानी अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में पुनः पहुंच जाता है। जैसे कि हमारे पास में एक सिस्टम है ए, पहुंचा बी पर, पहुंचा सी पर, पहुंचा वापस ए पर। ठीक है, तो ए से वो बी में गया, बी से वो सी में गया और सी से वो वापस चला गया कहाँ पर, ए में चला गया। तो यहाँ पर जो सिस्टम है उसको पुनः अपनी अवस्था में यहाँ पर आना ही पड़ता है। बच्चों यदि वो पुनः अपनी अवस्था में आ गया तो यहाँ पर सभी चीज़ें जैसे आपने नोट किया, डेल्टा ई आंतरिक ऊर्जा में क्या हुआ, चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ, हमें वापस वही अवस्था में दिखाई दे रहा है। डेल्टा ई का मान कितना हो गया, यहाँ पर 0 मिलेगा हमें यहाँ पर। ठीक है, डेल्टा ई का मान कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर दाब में कोई चेंज आया, दाब में भी कोई चेंज नहीं आता। डेल्टा पी का मान कितना होता है, 0 होता है। नोट किया, डेल्टा पी का मान भी कितना होता है, 0 होता है। ताप का मान वो भी 0 होगा, डेल्टा टी का मान भी कितना होगा, 0 होगा। एंथैल्पी का मान वो भी क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। कहने का मीनिंग हुआ जिस हमने पहले देखा था वो सब उसको वहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, उसमें हमें कोई चेंजेस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसे बोलते हैं जो हम कौन सा, साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पर उसको हम कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये वो अपने पास में चक्रीय प्रक्रम। अब आगे देखते हैं, अगला आता है आपके पास में कौन सा, उत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है, उत्क्रमणीय प्रक्रम बच्चों क्या होता है ये उत्क्रमणीय प्रक्रम में देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक प्रोसेस है, एक निकाय अपना प्रोसेस कर रहा है, अपना काम कर रहा है, जो किस प्रकार का यहाँ पर उत्क्रमणीय दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए वह प्रक्रम जिसमें मैं क्या करता हूँ, परिवर्तन की दिशा, ठीक है, जहाँ पर परिवर्तन हो रहा है परिवर्तन की दिशा में मैं क्या करता हूँ, वहाँ पर परिवर्तन की दिशा में विपरीत कर देता हूँ मैं। तो जो परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है निकाय के अंदर, उसकी दिशा को मैं थोड़ा सा वहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, परिवर्तन की दिशा विपरीत करने पर निकाय के किसी हिस्से में होने वाले क्या होंगे बच्चों, परिवर्तन भी क्या होंगे, विपरीत हो जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रक्रम को वहाँ पर बोलते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो एक प्रोसेस चल रहा है उत्क्रमणीय प्रकार का है। जैसे मान के चलिए अपने पास में एक प्रोसेस है, ए से बी ये जा रहा है, उत्क्रमणीय प्रक्रम को हम इस प्रकार से नोट करते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर परिवर्तन की जो दिशा है उसको क्या किया, हमने परिवर्तन की दिशा को थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो हम परिवर्तन की दिशा को चेंज करेंगे तो निकाय में होने वाले परिवर्तन भी क्या होंगे बच्चों, जस्ट वहाँ पर उल्टे होने लग जाएंगे, विपरीत दिशा में वो चलने लग जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रक्रम को हम बोलते हैं कौन सा, उत्क्रमणीय प्रक्रम यहाँ पर उसको हम कहेंगे। ठीक है, आगे चलें बच्चों। इस प्रक्रम की और क्या विशेषता होती है, इस प्रक्रम की विशेषता होती है कि कार्यकारी जो दाब होगा, ठीक है, कार्यकारी दाब का जो मान होगा प्रक्रम सिस्टम पर, वो विरोधी दाब की तुलना में थोड़ा सा आपको यहाँ पर ज्यादा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, है ना। कार्यकारी दाब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कार्यकारी दाब यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा होता है, किससे, विरोधी दाब से यहाँ पर ज्यादा मिलेगा। दूसरी बात करें यहाँ पर हम कि इस प्रकार के जो प्रक्रम होते हैं, कौन से उत्क्रमण प्रक्रम, ये बहुत धीमी गति से चलते रहते हैं
और इनको पूर्ण होने में बच्चों काफ़ी समय यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, तो काफ़ी समय इनको लगता है पूर्ण होने के अंदर। वो एक ये आइडियल प्रोसेस होते हैं, आइडियल प्रक्रम होते हैं। ठीक है, एक आदर्श प्रक्रम इनको माना जाता है। ध्यान रखेंगे ये क्या माना जाता है, इनको एक आदर्श प्रक्रम हम इनको मानते हैं। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे किसके अंदर, उत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर। इसका जस्ट विपरीत कौन सा आएगा बच्चों यहाँ पर, इसका जस्ट विपरीत की बात करें, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, तो इसमें क्या होगा कि परिवर्तन में जरा सा परिवर्तन करने पर परिवर्तन की दिशा विपरीत नहीं होती है। कोई भी सिस्टम में अंदर परिवर्तन चल रहा है और परिवर्तन की दिशा में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा तो वहाँ पे क्या होगा बच्चों, उसके परिवर्तन की जो दिशा है वो विपरीत दिशा में नहीं होगा। वहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं, सिस्टम को जो कार्य कर रहा है वो अपनी दिशा में कोई चेंज यहाँ पर नहीं करेगा। इस प्रकार के प्रोसेस को यहाँ पर हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। बच्चों और क्या विशेषता होती है इसकी, यहाँ पर यह बहुत फास्ट चलते हैं। ठीक है, इनका जो प्रोसेस होता है ये इनका स्पीड क्या होती है, बहुत फास्ट होती है, क्योंकि आपने कोई भी चेंज किया है तो उनके चेंजेस से यहाँ पर कोई फर्क इनके ऊपर पड़ने वाला नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, बहुत फास्ट गति से चलते हैं और इनको पूर्ण होने में एक निश्चित समय लगता है, एक परफेक्ट टाइम लगता है, इनका निश्चित समय होता है, उसी में पूर्ण होते हैं। ठीक है, लेकिन ये अभिक्रिया थोड़ी फास्ट चलती है यहाँ पर। जितने भी बच्चों प्राकृतिक प्रक्रम में, जितने भी प्राकृतिक प्रोसेस होते हैं, नेचुरल प्रोसेस होते हैं, वो सब क्या होते हैं, उत्क्रमणीय नहीं अनुत्क्रमणीय प्रकार के होते हैं। ठीक है, जितने प्राकृतिक प्रोसेस सारे क्या होते हैं, वो अनुत्क्रमणीय प्रकार के यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करें अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर, तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, यहाँ पर जितना भी प्रोसेस चलेगा तो साम्यावस्था, जो साम्यावस्था आएगी वो केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर ही आती है, बीच में वापस साम्यावस्था कभी भी नहीं आती है। तो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे हमें साम्यावस्था दिखाई देती है, बाकी किसी प्रोसेस में हमें साम्यावस्था दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार से बच्चों क्या होते हैं, अपने पास में कुछ प्रोसेस होते हैं, प्रक्रम होते हैं, इनका आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये आगे हमारे काम आते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों इस प्रकार के जो हमने थ्योरी बोली है इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, पूछा जा चुका है कि भाई आइडियल प्रोसेस को किसको कहा जाएगा, उत्क्रमणीय को, अनुत्क्रमणीय को। तो आप ध्यान रखेंगे उत्क्रमणीय को आइडियल प्रोसेस बोलते हैं, किसकी गति तेज होती है, किसकी गति धीमी होती है। इस प्रकार के जो वो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो यहाँ पर पूछ सकता है। इसमें कभी कोई न्यूमेरिकल की यहाँ पर हमने अभी बात नहीं करी है। इतना होने के बाद जब हम आगे चलते हैं चैप्टर में तो हमें यहाँ पर मिलता है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम यहाँ पर मिलता है। ठीक है, कौन सा मिलता है यहाँ पर, ऊष्मागतिकी का हमें शून्य नियम यहाँ पर मिलेगा। अभी ऊष्मागतिकी का शून्य नियम हमसे क्या बोलता है, ऊष्मागतिकी का जो शून्य नियम है बोलता है कि यदि आपके पास में दो ऊष्मीय निकाय है, कौन से बच्चे यहाँ पर दो ऊष्मीय निकाय है, मान के चलते हैं आपके पास में ये ए एक ऊष्मीय निकाय है ना, और इसके पास में जुड़ी हुई कौन सी यहाँ पर बी एक ऊष्मीय निकाय यहाँ पर जुड़ी हुई है। ये हमने यहाँ पर ए और बी, और हमने बोला कि यहाँ पर ए और बी क्या है बच्चों, यहाँ पर एक ऊष्मीय निकाय है और दोनों के मध्य क्या है, साम्यावस्था है, ऊष्मा का जो आदान प्रदान है वो बराबर यहाँ पर चल रहा है, साम्यावस्था में है। ठीक है, यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर साम्यावस्था है, ऊष्मा इकाई है, यहाँ पर ए बी के मध्य साम्यावस्था चल रही है। आगे क्या बोलता है वो, आगे हमसे बोलता है कि यदि हम यहाँ पर किसी एक अन्य इकाई को जोड़ दें, तो ये जो सी इकाई होगी वो बी के साथ भी क्या होगी, यहाँ पर साम्यावस्था में हमें दिखाई देती है। तो हमने देखा कि यदि दो इकाई आपस में ए और बी यदि ऊष्मीय साम्यावस्था में है तो उनसे जुड़ी हुई इकाई सी भी उस बी के साम्यावस्था में आपको मिलेगी, वहाँ पे ऊष्मा का आदान प्रदान क्या होगा बच्चों पर, सेम चलता रहेगा। ये था एक छोटा सा शून्य ऊष्मागतिकी का शून्य नियम था। ठीक है, इसकी हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम की यहाँ पर बात करें। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ठीक है, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो नियम है ये हेलमोंटोस नामक ने, है ना, हेलमोंटोस, ठीक है, हेलमोंटोस नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। उन्होंने कहा, क्या कहा बच्चों यहाँ पर, उन्होंने कहा कि यदि हम किसी भी निकाय का अध्ययन करें, ठीक है, हम किसी भी निकाय का अध्ययन करते हैं तो निकाय का अध्ययन करने में हमें क्या चीज़ें मिलेगी, तो यहाँ पर बोला कि यदि आप किसी इकाई का अध्ययन करें, सिस्टम का अध्ययन करें, तो वो इकाई न तो ऊष्मा को उत्पन्न कर सकती है, न ही वो ऊष्मा को नष्ट कर सकती है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऊष्मा को या ऊर्जा को हम कभी भी न तो नष्ट कर सकते हैं, न ही उत्पन्न कर सकते हैं। ये था पहला नियम। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल दिया कि ऊष्मा को हम कभी भी न तो बना सकते हैं, न उसको हम नष्ट कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं बच्चों, उन्होंने वो ये भी बताया कि ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है वो सदैव क्या रहती है, स्थिर रहती है। क्या रहती है, वहाँ पर वो सदैव स्थिर रहेगी। जितनी ऊर्जा हमें नेचर ने दी है, प्रकृति ने दी है, उतनी बनी रहेगी। हाँ, आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में आराम से क्या कर सकते हो, यहाँ पर
परिवर्तित कर सकते हो। ये था ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम था। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि कोई भी सिस्टम है, कोई भी यहाँ पर अपने पास निकाय है और वो यदि परिवेश से आदान प्रदान करती है ऊष्मा का, तो वहाँ पर दोनों का योग क्या होगा बच्चों, वहाँ पर एक नियत बनेगा। परिवेश की ऊर्जा और निकाय की ऊर्जा हमेशा क्या रहती है, वहाँ पर स्थिर रहती है, कभी भी उनके मान में न कमी आती है न ही कभी उनके मान में क्या होती है बच्चों, वहाँ पर वृद्धि होती है। आगे ये नियम हमसे क्या बोलता है बच्चों, ये नियम हमसे बोलता है कि एक ऐसी शाश्वत मशीन का निर्माण करना, शाश्वत मतलब ऐसे एक मशीन का निर्माण करना यहाँ पर असंभव है। ठीक है, कौन सी मशीन यहाँ पर, जिसमें हम बात करें कि निर्माण करना असंभव है, जो चक्रीय रूप से क्रियाशील होकर बिना किसी, ठीक है, बिना किसी बाह्य मदद के कार्य कर सकती हो। मतलब यहाँ पर कोई भी एक ऐसी मशीन हम बना नहीं सकते हैं जो किसी बाह्य मदद से अपने आप स्वतः काम करती रहे। वहाँ पर हमें या तो बल लगाना पड़ेगा, ऊर्जा लगानी पड़ेगी, किसी न किसी प्रकार की हमें ऊर्जा वहाँ पर देनी ही पड़ेगी, और बिना बल के, बिना ऊर्जा के वो कभी भी कार्य नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार की मशीन बनाना पर काफ़ी मुश्किल काम होता है। ठीक है, आगे चले बच्चों, यदि हम आगे बात करें यहाँ पर, तो ये जो नियम हमसे बोलता है, क्या बोलते हैं यहाँ पर, इस नियम के अनुसार यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो डेल्टा ई होगा, डेल्टा मतलब आंतरिक ऊर्जा की बात करें यहाँ पर, डेल्टा ई क्या होता है यहाँ पर, क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। पढ़ा होगा आपने एनसीईआरटी वगैरह में। तो यहाँ पर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा ई का मान क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है। क्यू क्या है भाई, क्योंकि यहाँ पर निकाय की ऊष्मा है और डब्ल्यू क्या है, उस पर किया गया कार्य है। ठीक है ना, तो उस पर क्या है यहाँ पर, निकाय पे किया गया कार्य यहाँ पर हमने यहाँ पर नोट किया। तो यहाँ पर हमें चिन्हों के द्वारा इसको प्रदर्शित करना होता है। तो डेल्टा ई का मान क्या होता है बच्चों, यहाँ पर क्यू प्लस डब्ल्यू यहाँ पर होता है। तो जो आज के लेसन में हमने यहाँ पर प्रथम नियम का अध्ययन किया, प्रथम नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं ये हम यहाँ पर नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो आज के सेशन में सिर्फ हमने यहाँ पर कुछ शब्दावली का यहाँ पर अध्ययन किया है कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से शब्दावली का अध्ययन करना पड़ता है। क्वेश्चन कभी भी यहाँ पर सी बन सकता है, जिसको सीधा क्वेश्चन बनाना होगा, टफ बनाना नहीं होगा, तो इन शब्दावली में से वो क्वेश्चन आसानी से बना सकता है। ठीक है।